अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मॉक टेस्ट सीरीज। तो गाइस हमने स्टार्ट की थी मॉक टेस्ट सीरीज एंड दिस विल बी द पार्ट सेकंड। हमने ऑलरेडी एक टेस्ट अपलोड कर रखा है, वो है पार्ट फर्स्ट और ये है पार्ट सेकंड। देखो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो ये टारगेट करता है JKPSI को, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर को। JK पुलिस जो बॉर्डर बटालियन का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, या जो भी अन्य JK SSB के एग्जाम आएंगे उसके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो मॉक टेस्ट होने वाला है ये एक होलिस्टिक अप्रोच है हमारी। इसमें हमने पॉलिटी भी कवर किया, JNK को भी कवर किया है, इसमें हमने ऑलरेडी करंट अफेयर को भी कवर किया और एनवायरनमेंट को भी कवर किया। साइंस के भी कुछ पोर्शन हमने लाने की कोशिश की। देखो यहाँ पे हम रीजनिंग और मैथमेटिक्स को स्किप करेंगे, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin आप अपने सुल्तान को बेइंतहा मोहब्बत बख्शो इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवर टॉपिक विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पहले पढ़ लेते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर आप उसका आंसर देंगे। आपको टाइम दिया जाएगा 5 सेकंड का, ठीक है ना। 5 से 10 सेकंड ले सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। आप उसका आंसर करेंगे और मैं इसको अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द डेथ पेनल्टी एंड इंडिया रिपोर्ट। कौन सा इंस्टीट्यूट जो डेथ पेनल्टी रिपोर्ट है उसको रिलीज करता है। इसमें क्या रिलीज किया जाता है कि कौन से साल में सुप्रीम कोर्ट ने या कोई भी अन्य स्टेट कोर्ट ने, हाई कोर्ट जिसका हम कहते हैं, या जो भी अदर कोर्ट है मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसने कितने बंदों को फांसी की सजा सुनाई है, कैपिटल पनिशमेंट किस साल में कितनी दी गई है, ठीक है। तो ये उसके रिलेटेड है। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जो ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। आप जल्दी से इसका आंसर दें। आपके पास 4 ऑप्शन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नीति आयोग एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। देखो ऑप्शन 3 को तो आप सीधा एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी क्या करती है, रिपोर्ट करती है ये पब्लिश के किस साल में कितनी डेथ दी गई है इंडिया के अंदर। देख लेते हैं यहाँ पे। और ये जो प्रोजेक्ट ये काम कर रहा है, याद रखना ये कर रहा है प्रोजेक्ट 39A के तहत। अगर हम देखें तो 2021 में 488 बंदों को डेथ की सजा मतलब कैपिटल पनिशमेंट दी गई है, और हम देखें तो यह हाईएस्ट है पिछले 17 सालों में। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो कैपिटल पनिशमेंट इंक्रीज हो रही है और 21% पे पहुंच गई है। 21% पे कैपिटल पनिशमेंट की रेट पहुंच चुकी है। बाकी कंट्रीज को देखो, बाकी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे ये कैपिटल पनिशमेंट एज कंपेरेटिवली कम है, बट इंडिया के अंदर ये ज्यादा हो रही है। अगर हम देखें तो इससे पहले हुई थी 2014 की बात करें, सॉरी 2004 में सबसे ज्यादा दी गई थी कैपिटल पनिशमेंट 563 बंदों को, और उसके बाद अगर हम देखें तो 2021 में दी गई है कैपिटल पनिशमेंट। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु इज द ओनली कंटेस्टेंट फ्रॉम इंडिया इन दी बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022। देखो जो बीजिंग में विंटर ओलंपिक हुए थे 2022 में, इंडिया से किसने उसमें पार्टिसिपेट किया था। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताएं। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, आरिफ खान ने पार्टिसिपेट किया था विंटर बीजिंग ओलंपिक 2022 में। डिटेल देख लेते हैं। देखो असल में क्या होता था, ये जो हुए थे ये विंटर में हुए थे और ये बीजिंग के अंदर हुए थे। बीजिंग इज द कैपिटल, आप बोल सकते हो ये किसकी कैपिटल है, ये है चाइना की कैपिटल। ऑलराइट, ये देख लेते हैं। इंडिया ने डिप्लोमेटिक तौर से इसको क्या किया था, बाइकाट किया हुआ था। अब डिप्लोमेटिक तौर से क्यों किया था, देखो हमने पता है कि गलवान में क्या हुआ था, जो गलवान वैली है वहां पे कुछ क्लैशेस एरप्ट हो गए थे इंडियन फोर्सेस के बीच में और चाइनीज फोर्सेस के बीच में। और इसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पे लद्दाख वाले सेक्टर में कुछ चाइनीज सोल्जर मिले गए जो स्पाई कर रहे थे, किसकी, इंडिया की स्पाइंग कर रहे थे। तो इस वजह से इंडिया ने डिप्लोमेटिक तौर पे इसको बाइकआउट करने की कोशिश की थी। बट हाँ आप बोल सकते हो कि जो आरिफ खान थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था विंटर ओलंपिक में इंडिया की तरफ से। विच कंट्री प्रपोज द सोशल मीडिया बेसिक एक्सपेक्टेशन एंड इंफॉर्मेशन बिल 2021। तो इसके बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको बताना है कि ये बिल किस कंट्री ने पास की है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, रशिया, ऑस्ट्रेलिया ने ये बिल पास किया। अब हम इस बिल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये बिल किसके रिलेटेड है देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने अभी एक ड्राफ्ट बनाया था सोशल मीडिया बेसिक एक्सपेक्टेशन एंड डिफेम बिल 2021 में। अब इसका क्या एम है, इसमें होता है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनको अकाउंटेबल बनाया जाएगा, किसके लिए, जो भी कंटेंट पोस्ट किया जाता है उनके प्लेटफॉर्म पे। ये हो गया क्लियर। इससे क्या किया जाएगा, जो यूजर होते हैं उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाएगा फ्रॉम ट्रोलर्स। आप देखेंगे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे ट्रोलर हैं जो किसी की वीडियो के ऊपर गलत कमेंट पास करते हैं या उसको ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फेक न्यूज चल जाती है, प्रोपेगेंडा चल जाता है। बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या हुआ, अगर कोई भी किसी की डिग्निटी पे, किसी की पर्सनल रिस्पेक्ट पे अटैक करेगा तो सोशल मीडिया
जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जो ये कंपनी होगी वो उनको वहां से बैन करेगी, ठीक है ना। और अगर कुछ ऐसी चूक नीक हो जाती है तो जो गवर्नमेंट होगी वो सीधे इल्जाम किस पे डालेगी, इन कंपनीज पे डालेगी सीधे इल्जाम, ठीक है। इससे क्या बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है, ठीक है। और क्या होता है कि किसी भी बंदे की जो फ्रीडम होता है उसको प्रिजर्व किया जाता है, मतलब उसको हिफाजत की जाती है यहाँ पे। और ये सिस्टम इससे क्या इंपॉर्टेंट है कि जो भी किसी को ट्रोल करेगा वो इजिली पकड़ा जाएगा और अकॉर्डिंगली उसके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा, उसके खिलाफ केस किया जाएगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने लिया है। अटकल दिवस सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 1 इज ए फाउंडेशन डे ऑफ विच स्टेट। अटकल दिवस है, एक दिन है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल 1 को। तो ये आप बताएंगे कि किस स्टेट के जन्मदिन पे या किस फाउंडेशन पे ये दिन मनाया जाता है। तो मैं अगर बोलूं तो बोल सकते हो कलिंगा, ठीक है ना। कलिंगा से रिलेट करो तो आपको जगह का मिल जाएगा। तो ये जो फाउंडेशन डे है ये उड़ीसा का फाउंडेशन डे है। ऑलराइट, देख सकते हैं यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया गया था इस बार 86th फाउंडेशन डे ऑफ द स्टेट, और अप्रैल 1 को किया गया था। और इसको कहते हैं कभी कभी उटकाल दिवस। और इसी दिन अगर हम देखें तो 1936 को ये जो उड़ीसा वाला पार्ट है इसको अलग किया गया था बाकी प्रोविंसेस से, ठीक है। जिस तरह वेस्ट बंगाल है या बाकी जो भी प्रोविंसेस हैं उससे इसको अलग किया गया था। विच इज द वॉलंटरली सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एंड एडवर्टाइजिंग सेक्टर इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो एडवर्टीजमेंट होती है उसको रेगुलेट करने के लिए कौन सी वॉलंटरली बॉडी है। जल्दी से आप इसका आंसर दें। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप अच्छी तरह से पढ़ें और मुझे आंसर चाहिए बस। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये जो कंपनियां ये किसकी देखभाल करती है, जो भी एडवर्टीजमेंट होती है इंडिया के अंदर, और ये एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, आपको देख लेते हैं। देखो ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया तो ये इसी के बारे में लिखा गया है और ये प्रोसेस करता है। देखो जो एडवर्टीजमेंट मोस्टली किए जाते हैं हेल्थ केयर एंड एजुकेशन एंड अदर सेक्टर में किए जाते हैं, और इसमें कंप्लेंट भी आप दर्ज कर सकते हैं इसी पोर्टल पे। ये देखो मैंने कहा था ना कि आपको जो आपकी रीजनिंग होगी और मैथमेटिक्स होगा उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है, चलो इस टाइम इसको स्किप कर देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वर्ट सॉलिड इनटू गैसेस। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को कन्वर्ट कर देती है गैसेस में। हमारे पास कितने स्टेट ऑफ मैटर है, मोस्टली 5 है, लेकिन हम यहाँ पे 3 डिस्कस करेंगे। 5 कौन कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा और बोस आयनस्टाइन्स कंडेंसेशन स्टेट। ये 5 स्टेट्स हैं, बट हम यहाँ पे इन तीनों को देखेंगे। यहाँ पे जब सॉलिड से लिक्विड में जाती है, जब लिक्विड से वेपर में जाती है, जब गैसेस से वापस सॉलिड में आ जाती है, तो ये प्रोसेस होती है, इसके अलग अलग नाम है। पहले देख लेते हैं, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। पहले वेपराइजेशन क्या होता है, जब कोई भी चीज लिक्विड से कन्वर्ट होती है किसमें, गैस में। आई होप इतना क्लियर होगा। डिपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन ये थोड़ा सा अलग से टर्म है, ये रिवर के रिलेटेड। अगर हम इसको देख लेते हैं, हमारे पास सपोज एक रिवर यहाँ से फ्लो कर रहा है किसी भी एरिया से, ये अपने साथ सेडिमेंट लाएगा। ऑलराइट, सेडिमेंट लाएगा जहां पे इसको टेबलेट लेन मिलेगी, मतलब जहां पे प्लेन बराबर हो जाता है और यहाँ पे मतलब बेस लेवल आ जाती है रिवर के लिए, तो ये डिपोजिशन करना शुरू कर देता है सेडिमेंट का। और जब ये डिपोजिशन हो गई तो इसी को बोलते हैं डिपोजिशन। जब सेडिमेंट को एक जगह पे रखता है, ट्रांसपोर्टेड सेडिमेंट को एक जगह पे डिपॉजिट करता है, उसी प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं। इतना क्लियर है। फ्यूजन आपको पता है, 2 चीजें मिलकर जब एक तीसरी चीज बना देते हैं जो मोर पावरफुल होती है एज कंपेयर टू दीज टू, तो उसको बोलते हैं हम फ्यूजन बोलते हैं। बट इसका राइट आंसर आ जाएगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऑलराइट, देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरी प्रोसेस वेपराइजेशन क्या होता है अच्छी तरह से, डिपोजिशन सॉरी यहाँ पे जो डिपोजिशन है, यहाँ का जो कंसेप्ट है उसको भी देख लो। जो मैंने आपको डिपोजिशन बताया वो थोड़ा जियोलॉजी का कंसेप्ट है। यहाँ पे जो केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, डिपोजिशन क्या होता है, यहाँ पे गैस कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में। सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। डिपोजिशन जो केमिस्ट्री का डिपोजिशन है, याद रखना, जब उल्टा हो जाता है, गैस कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सॉलिड में, उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। वेपोराइजेशन आपको पता है, जब लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको करेक्ट कर लेना। देखो जो मैंने बोला वो 100% राइट है, ऐसे नहीं है कि हाँ, बट यहाँ पे वो बैठता नहीं है। आप बोलोगे तो इसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। इससे अच्छा हुआ कि आपको चलो जियोलॉजी का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज करेक्ट अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट। तो देखो हमारा जो प्लांट है ना, प्लांट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट परमानेंट वेल डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, तो उनके नाम क्या क्या हैं। जल्दी से आंसर पढ़ें और आप मुझे आंसर राइट आंसर दें उसका। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी,
जाइलम एंड फ्लोएम जो टिश्यू हैं ये इंपॉर्टेंट और कम्प्लेक्स टिश्यू किसके रिलेटेड, ये हैं इंपॉर्टेंट किसके रिलेटेड, प्लांट के रिलेटेड। अब इनका काम क्या क्या है मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा। जो जाइलम होता है ना, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू दी होल बॉडी ऑफ द प्लांट, यहाँ पे करता है। ऑन द अदर एंड अगर आप फाइलम को देखो तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जो प्लांट के अंदर जो फूड होती है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फाइलम। वाइल द जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एज वेल एज द मिनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। देखो हमारे पास वेव है, उसकी एम्पलीट्यूड का हम क्या बोलेंगे, हमारे पास 3-4 हैं। नंबर ऑफ साइकिल बोलेंगे उसको, नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट डिस्टेंस बोलेंगे। ए वेव कैरी मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इट्स, ठीक है, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड स्पीड ऑफ द वेव। पहले इसका मैं राइट आंसर दे देता हूं, तो ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो इसको मैं थोड़ा सा टाइम बीइंग के लिए जूम कर देता हूं। ये हो गया हमारा जूम। एक हम एक ट्रांसवर्स वेव ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक क्या है, वेव है, ये इसका है मेन पोजीशन। याद रखना ये जो सेंटर से जा रहा है क्या है, ये मेन पोजीशन है। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसका वेव लेंथ क्या होती है। देखो ये एक वेव चल रही है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। ये वेव अगर हम इसको मेजर करेंगे तो इसको हम बोलेंगे एक कंप्लीट वेव लेंथ है। इतना क्लियर आपको, आई होप सो, ठीक है। यहाँ से जब ये वेव बैक टू यहाँ पहुंचती है तो इसको कितना टाइम लगता है, इसको बोलते हैं इसका टाइम पीरियड। इतना क्लियर है। देखो ये वेव यहाँ पे आई, इसको कुछ टाइम लगा, फिर ये आगे गई, यहाँ पे इसने कंप्लीट किया तो इसको टाइम लगा, फिर ये कंटिन्यू 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 अप टू जब तक इसकी एनर्जी है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसका टाइम पीरियड बोलते हैं। अब होती है फ्रीक्वेंसी, तीसरा वर्ड क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि ये वेव एक सेकंड में कितनी वेव्स बनाती हैं, कितना मतलब ये बनाती हैं, कंप्लीट साइकिल बनाती हैं। एक साइकिल यहाँ से, एक साइकिल फिर आगे, एक सेकंड में कितनी ये कंप्लीट वेव लेंथ बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। एंड जो हमारा क्वेश्चन था जिसके ऊपर था वो था एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। ये है मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से पार्टिकल कितना डिविएट हो गया, कितना फर्दर आगे गया, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। यह है मेन पोजीशन, ठीक है। पार्टिकल कितना डिफ्लेक्ट होकर आगे गया या पार्टिकल कितना नीचे आए तो इसका हम बोलेंगे इसका एम्पलीट्यूड कितना है, कितना ऊपर नीचे गया है। इतना क्लियर होगा, आई होप। आगे बढ़े, ठीक है। ऑल आई वांट इज टू कंसेप्ट क्लियर, ओके। देख लेते हैं, यहां पे मैंने इसका ऑलरेडी आंसर बता रखा है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेम द स्पीशीज विच गिव द इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो एयर पोल्यूशन की क्वालिटी को बताती है कि एयर कितनी पोल्यूटेड है, एयर मतलब पोल्यूशन के बारे में बताती है कि एयर पोल्यूटेड है। तो कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो हमें ये काम करने में हेल्प करती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, लाइकन। याद रखना लाइकन हमें क्या हेल्प करता है। The species which give indication of the quality of water is lichen. Lichen become black and polluted places. याद रखना lichen क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं polluted places में। By the changing its color it give the indication of pollution. अब ये भी आ सकता है कि हमें किस तरह पता चलता है कि lichen किस तरह एक इंडिकेशन बन जाता है एयर पोल्यूशन की। तो याद रखना जिस एरिया में एयर पोल्यूशन होगी वहां पे जो lichen के कलर होंगे वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएंगे। सबसे आसान तरीका है। आगे बढ़ते हैं। द फ्यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट हैज, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज होता है उसका क्या काम होता है, जल्दी से आप इसका आंसर बताएं। देखो इसका काम होता है हाई रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करना, और इसका अपना जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी लो होता है। यहां पे मैंने आगे एक्सप्लेन किया, मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देख लेते हैं। ड्यूरिंग द हाई करंट द फ्यूज मेल्ट एंड ब्रेक डाउन, ठीक है, ये अच्छा है, लिखा है, आप इसको पढ़ लो, लेकिन मैं देसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, ले लेते हैं यहाँ पे फ्यूज की बात करते हैं। फ्यूज किसकी बात करते हैं, फ्यूज की। देखो फ्यूज को मैंने क्या बोला, इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। देसी में बोले तो ये जल्दी जल जाता है, सड़ जाता है, मतलब जल्दी जल जाता है, इतना बोल सकते हैं। देखो जब भी करंट इससे पास होगा, अगर एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ करंट पास होगी तो ठीक है, ये पास करता रहेगा, ठीक है, सर्किट चलता रहेगा, सर्किट में कुछ मसला नहीं होगा। अगर यहां से करंट की इनपुट सप्लाई ज्यादा होगी तो ये जल जाएगा। क्या कर देगा ये, क्यों जल जाएगा, क्योंकि ये करंट ज्यादा होगा, शॉक लगेगा, लो मेल्टिंग पॉइंट है जिस वजह से जल जाएगा और हमारा सर्किट बच जाएगा। अगर ये ना जलता, सर्किट जल जाता तो हमें इकोनॉमिक बहुत ज्यादा लॉस होता है, इसलिए फ्यूज जल गया। क्यों, क्योंकि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट था। अब कभी कभी देखो एक होता है मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा ज्यादा होगी, जो सर्किट एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये क्या करता है, रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है ताकि ज्यादा एनर्जी वहां पे ना जाए। अगर जा रही है तो इसको कम करके थोड़ा सा आगे भेजता है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द करंट। इतना क्लियर होगा, आगे बढ़े।
चलो, मज़ा आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, तो आई होप यू विल प्रोवाइड। एट व्हाट टाइम ऑफ द डे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एनवायरनमेंट इज मैक्सिमम, ठीक है। तो कौन से दिन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट के अंदर मिनिमम होती है? इट्स नॉट मैक्सिमम, इट्स मिनिमम, ठीक है। मिनिमम कब होती है? जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो याद दिन की बात करें तो 2 बजे के करीब क्या हो जाता है, मतलब ये टाइम आ जाता है व्हेन द एयर टेम्परेचर इज हायर। इसका राइट आंसर यही आएगा। मजा आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द इटालियन ट्रेवलर्स हु विजिटेड द विजयनगर एम्पायर्स इन 1420। 1420 एडी के अंदर इटालियन ट्रेवलर आता है इंडिया के अंदर, पर्टिकुलरली विजयनगर एम्पायर्स के अंदर। तो बताओ कि उसका नाम क्या है। तो उन ट्रेवलर का नाम था, वो जो ग्रेट हस्ती थी उनका नाम था अब्दुल रज़ाक, ठीक है। ये कौन से थे? ये इटालियन ट्रेवलर थे। अगर हम मिडिल इंडिया की बात करें, मेडिवल इंडिया की बात करें, टू बी मोर प्रिसाइज बोलें, तो मेडिवल इंडिया में बहुत ज़्यादा अरब ट्रेडर होते हैं, वो इंडिया में आते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अरब जियोग्राफर भी होते हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं इब्ने बतूता है, अल इदरीसी है, इब्ने खल्दून है, अल बैरूनी है, और इसमें अब्दुल रज़ाक हैं। ऐसे ऐसे ट्रेवलर, बहुत बड़े माइंड वाले लोग क्या आते हैं, इंडिया में आते हैं। और उनमें से MBT मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में एक बंदा आता है, वो एक ट्रेवलर होता है। आप उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जब वो आता है एट दी, देखो वो बंदा क्या था, एट दी एज ऑफ, उसने सोचा कि मैं पूरी वर्ल्ड को घूमता हूँ। वो सबसे पहले इंडिया में आता है। इंडिया में था तब तुगलक डायनेस्टी था। MBT के दरबार में आता है। MBT उसकी जहानत से, उसकी इंटेलिजेंस इतना ज्यादा मुतासर हुआ, तो उसने क्या बना दिया उसको, उसने इसको यहाँ का काजी बना दिया, जिसको आप बोलते हैं CJ ऑफ दैट टेरिटरी, चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर डायनेस्टी। इतना बना दिया। बट वो बंदा तो घूमने आया था, बट समहाउ उसने यहाँ पे कुछ टाइम इन्वेस्ट किया, कुछ टाइम यहाँ पे निकाला, और फाइनली वो यहाँ से भागकर कहाँ पे गया, वो यहाँ से भागकर जाता है किसके अंदर, चाइना के अंदर, ठीक है। अब जब चाइना में जाता है, वहां पे भी घूमता है। जब ये वापस आता है अपने घर में, देखो इनके घर वालों को ऐसा लगा था कि ये शायद ये जो ट्रेवलर है, आप इसका नाम मुझे बताएंगे, इनफैक्ट मैं भूल रहा हूँ उसका, इब्ने बतूता इनका नाम है, ये अल बैरूनी नाम है इनका, कुछ भी प्लीज हेल्प आउट कर देना कमेंट में लेकर। ये जो बंदा वापस आ जाता है, कहाँ पे आता है, जब घर पे आता है तो इसको कोई नहीं पहचानता। घर वालों को ऐसा लगा था कि शायद ये बंदा मर गया, बट वो अपने पुराने दोस्तों का नाम लेता है, पुराने साथियों का नाम लेता है, तो तब जाके सबको यकीन आता है कि नहीं, बंदा तो अभी जिंदा है। खैर, कम बैक टू पॉइंट। 1420 में इंडिया में जो आया था उसका नाम था अब्दुल रज़ाक था। बाकी लोगों के बारे में देख लेते हैं। निकोलो दी कॉन्टी विजिटेड विजयनगर एम्पायर इन 1420। ही विजिटेड द विजयनगर किंगडम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंशन्ड एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ मेन, ठीक है। थोड़ा सा मुझे रिवाइज करने दो। सॉरी गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक की बात नहीं कर रहा था, मैं इसकी बात कर रहा था। लेट मी रिवाइज इट। इस बंदे का नाम था निकोलो दी सोंटी, अब्दुल रज़ाक नहीं, निकोलो डी सोंटी। अब्दुल रज़ाक के बारे में ये बोलना चाहता था, ये अरब ट्रेडर थे जो कहां पे आते थे, इंडिया में आते थे ट्रेवलिंग करने के लिए, ठीक है। ये मोरक्कन था, टू बी मोर स्पेसिफिक। बट जो इटालियन था, इटालियन में तभी मैं सोची इटालियन में तो तब भी मतलब वहां पे तो मुस्लिम इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा नहीं था। तो ये था निकोलो दी सोंटी। ये आता है विजयनगर एम्पायर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। देखो क्या होता है कि माइंड में मल्टीपल चीजें एक साथ चलती रहती हैं, तो इस वजह से कभी कभी कंफ्लिक्ट आ जाता है, कंट्रास्ट आ जाता है क्वेश्चन के अंदर में ही। विच रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड बाय द श्यामाजी कृष्णा वनम एंड लंदन। तो श्यामाजी कृष्णा वनम ने लंदन के अंदर कौन सी रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी? वर्ड पे फोकस करना चाहता। अब जल्दी से बताएं कि कौन सी रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। 22 का आंसर दे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया लीग। इन्होंने क्या बनाया था? इंडिया लीग बनाया था। डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, इंडिया हाउस इंडिया हाउस एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको किसने बनाया था? श्यामाजी कृष्णा ने इसको बनाया था, ठीक है। और ये 1905 में बनी थी। देखो, एट द सेम टाइम अगर आप बात करें तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को किसने बनाया था? ये तरकनाथ दास जी ने बनाया था, 1907 में बनाया था। ये जो इंडिया हाउस बनी थी, ये लंदन के अंदर बनी थी, और ये इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनी थी USA के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था गदर पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको बनाया था लाला हरदयाल सिंह जी ने, और ये बनी थी 1930 के अंदर, और ये बनी थी सैन फ्रांसिस्को के अंदर। इतना हो गया क्लियर। और उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की बात करें तो ये बनी थी, ये इसको बनाए गए थे रास बिहारी घोष साहब ने, और ये बनी थी 1942 के अंदर टोक्यो के अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैंने कलेक्ट किया, यहाँ पे आपके सामने रखा है, एंड आप इनको रट्टा मार के याद कर लो अगर याद नहीं होता। इस तरह कोई ऑप्शन नहीं है भाई, एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं। अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
किस आर्टिकल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट की जो मेन सीट है, जो प्रिंसिपल सीट है, वो दिल्ली को सिलेक्ट किया है? आर्टिकल 130 के तहत दिल्ली सिलेक्ट की गई एज द प्रिंसिपल सीट फॉर ऑलराइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट और अहम फीचर कौन सा है? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ होती है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये राइट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं काट देता हूँ फिलहाल के तौर पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नन, ये तो हो ही नहीं सकता। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों सेम ही है, तो 3 और 4 तो मैं काट दूंगा, बट इन दोनों में से जो पावरफुल मुझे लगा वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जो लेजिस्लेचर होता है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल किसके होता है, सॉरी, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल किसको होता है, लेजिस्लेचर को होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जो COM होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या जो भी गवर्नमेंट बनाते हैं उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दे स्विम एंड सिंग टुगेदर, स्विम एंड सिंग टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि जब तक उनमें एकता बनी रही, जब तक वो पावर में हैं, जब तक वो मेजॉरिटी को एंजॉय कर रहे हैं, तब तक वो पावर में रहेंगे। अगर कभी उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो उनकी जो सत्ता है वो गिर जाएगी और गवर्नमेंट गिर जाएगी। या कभी प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता है तो बाकी COM है वो क्या हो जाएगी, उस पर आफत आ जाएगी किस्म की, और गवर्नमेंट गिरने के चांसेस है, ठीक है ना। यही मैं आपको अभी तक बता रहा था। तो हु गिव द आइडिया ऑफ कैबिनेट डिक्टेटरशिप, किसने कैबिनेट डिक्टेटरशिप की बात की थी पहली बार? तो याद रखना ये इसका है मोर, MAUR। कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, कौन से कंसेप्ट किस बंदे ने दिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, मोर ने ये कंसेप्ट दिया था। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। मोर गिव द आइडिया ऑफ कैबिनेट डिक्टेटरशिप, ओके। ये क्या होता है, इट इज ए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पावर इज एक्साइड बाय द वन गवर्नमेंट, ओनली वन। याद रखना इसमें जो पार्लियामेंट होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इट हैज सिंगल एंड डिसाइसिव लेजिस्लेचर, हैज ए सिंपल मैनेजमेंट ऑफ एन इकोनॉमी एंड द गवर्नमेंट। एंड हिज बुक, उसने अपनी किताब लिखी थी, हाउ ब्रिटेन इज गवर्न, ही डिस्क्राइब्ड स्ट्रांग पोजीशन ऑफ द कैबिनेट एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट एज ए डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। अब क्या होता है, जो कैबिनेट होती है वही ऑल पावरफुल होती है, वही कानून बना रही है, वो जिस तरह चाहे इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो पावरफुल नहीं होता, वो पूरी तरह से जुडिशियल रिव्यू को उसके पास अख्तियार नहीं होता, और इसलिए कहते हैं कि ये कैबिनेट डिक्टेटरशिप है, जहां पे कैबिनेट ऑल पावरफुल बन जाती है। अगर आप एंजॉय करें तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कांडला पोर्ट इज लोकेटेड, जो कांडला पोर्ट है वो कहां पे लोकेट करता है? देखो, कांडला पोर्ट बनाया गया था आजादी के बाद। इससे पहले जो ट्रेड होता था वेस्टर्न कोस्ट से वो होता था चेन्नई पोर्ट के जरिए, चेन्नई नहीं, क्या बोलते हैं जो पाकिस्तान के अंदर चला गया, कराची पोर्ट के जरिए। किसके जरिए? कराची। पार्टीशन के बाद ये इंपॉर्टेंट पोर्ट था, पाकिस्तान के पास चला गया, बट इंडिया ने सोचा कि हम इसका अल्टरनेटिव बना लेते हैं, तो वो बनाते हैं गुजरात के अंदर, टू बी प्रिसाइज रन ऑफ कच्छ के अंदर बनाया गया था इसको, ठीक है। सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एंड यू हैव टू गो थ्रू दीज स्लाइड्स। विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू कंडक्ट स्टेट वाइड लोक अदालत थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस? तो कौन सी इंडियन स्टेट है जिसने लोक अदालत को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कंडक्ट करवाया था? तो ये है छत्तीसगढ़, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ नाम से आपको विलेज ट्राइबल लगेंगे, लेकिन इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। नागतेबा एंड महाभारत रेंज आर इंक्लूडेड इन, ये कौन सी हिमालय की कौन सी रेंज में ये पड़ती हैं? इसे मैं ये बता देता हूँ कि ये नागतेबा है, ये है उत्तराखंड में पड़ती है, और ये हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की, ठीक है। हाईएस्ट लेसर हिमालय की, टू बी मोर प्रिसाइज, लेसर हिमालय की वहां पे ये सबसे हाईएस्ट पीक है। ये दोनों लेसर हिमालय में पड़ते हैं। लेसर हिमालय को हम कभी कभी इनर हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनर हिमालय, ये मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी हाइट अगर आप देखें, इनर हिमालय 2500 किलोमीटर। यू मस्ट हैव टू गो थ्रू दिस स्लाइड एंड इसको पास करके पढ़ें। हम आगे चलते हैं। हरमटन ब्लोज इन सहारा डेजर्ट फ्रॉम, हरमटन एक विंड है, ठीक है, एक विंड है। इसका नेचर क्या है, वार्म है, कोल्ड है, ये बताएंगे जब विंड पे पूरी वीडियोस लाएंगे। अगर हम अफ्रीका की बात करें, सपोज ये अफ्रीका है, तो हरमटन किस डायरेक्शन में फ्लो करती है आपको ये बताना है। तो याद रखना, इसको कभी कभी कहते हैं ब्लड रेन। क्यों? क्योंकि ये फ्लो करती है साउथ टू नॉर्थ की डायरेक्शन में, और ये मेडिटेरियन जो वाला साइड है ना, यहाँ पे ये रेन करवाती है। असल में यहाँ से ये उठाती है सेंट पार्टिकल,
ये जो सैंड पार्टिकल हैं विच आर ऑलरेडी लेड इन कलर, रेड बोलो या येलो बोलो, ये कलर में होते हैं रेड या येलो। एंड ये जो विंड होती है ये पिकअप करती है दीज पार्टिकल एंड सीधा ड्रेन कहाँ पे करती है, प्रेसिपिटेशन होती है इटली साइड में, जो भी मेडिटेरियन कंट्रीज है वहाँ पे ये होती है, और वहाँ पे इसको बोलते हैं ब्लड रेन बोलते हैं। डायरेक्शन याद रखना हर मटन की। इसके बाद आपको मैं लाऊंगा कभी सिरोको वेंट कहाँ पे फ्लो करती है, फोहन, अदर जो भी इंपॉर्टेंट वेंट्स हैं वो हम कभी उसके लिए सेपरेट वीडियो लाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं अच्छी तरह से विद ट्रिक्स लाऊंगा आपके लिए वो वीडियो। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन अलाउड, ये इकोनॉमी के क्वेश्चन है, जल्दी बताएं तो 21 के बराबर होता है, 30 का आंसर बताएं। नेट नेशनल प्रोडक्ट याद रखना, जहां पे नेट होना तो इसका मतलब है हमने माइनस डेप्रिसिएशन कर रखी है। नेट जहां पे होगा वहां पे हमने माइनस डेप्रिसिएशन कर रखा होगा। ऑलराइट। व्हेन इज द वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, तो एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड? जल्दी से आंसर बताएं। जून 15 को यह ऑब्जर्व किया जाता है। थोड़ा सा डिटेल में देख लें। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे की बात करें तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 जून हर साल, ठीक है ना। ये लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज टू रेज अवेयरनेस अबाउट अब्यूज एंड नेग्लेक्ट ऑफ एल्डर पर्सन्स एंड राइजिंग अवेयरनेस ऑफ कल्चरल सोशल इकोनॉमिक प्रोसेसेस दैट अफेक्टिंग एल्डर अब्यूजर्स। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे थीम क्या थी? इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, लिफ्टिंग अप वॉइसेस। देखो क्या होता है कि एल्डर के साथ मोस्टली बहुत ज्यादा अब्यूज किया जाता है, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है जो वो डिजर्व करते हैं। कभी कभी उनके लिए ओल्ड एज होम बनाए जाते हैं ताकि वहां पे उनको जाकर रहना पड़ जाए। तो इस सभी से निपटने के लिए उनको उनका बराबर सम्मान देने के लिए एक डे स्टार्ट किया गया, वो जून 15 को मनाया गया ताकि हम एल्डर को अब्यूज ना कर पाए। अब्यूज करने का क्या मतलब है? उनको रिस्पेक्ट ना देना। सिंपल ये बात, आप थोड़ी ना तुम उनको सुनाओगे फलां फलां की, ये होता है उनको रिस्पेक्ट ना करोगे, उनको प्रॉपर अच्छी तरह से उनकी देखभाल नहीं करोगे, काफी कमजोर हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं टू बी मोस्ट प्रिसाइज, तो इसको हम बोलते हैं एल्डर अब्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कार्बन, तो कौन सा इसमें से कार्बन की एक किस्म नहीं है? सभी कार्बन की किस्म होगी तो एक नहीं होगा। हेमाटाइट, हेमाटाइट, हेमाटाइट किसी किस्म है? ये एक आयरन की किस्म है। देख लेते हैं। हेमाटाइट इज नॉट फॉर्म ऑफ आयरन, इज नॉट ए फॉर्म ऑफ आयरन। हेमाटाइट इज कॉमन आयरन ऑक्साइड कंपाउंड वाइडली यूज्ड इन रॉक एंड सॉइल। कहाँ पे पाया जाता है? रॉक एंड सॉइल में पाया जाता है। एक और होती है, वहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर कमर्शियल पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है, स्मेल्टिंग की जाती है, रिफाइनिंग की जाती है, फाइनल में एक एलिमेंट मिलता है आयरन की फॉर्म में। सब यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरह हम इसको हासिल करते हैं। आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एक्सरेज, तो एक्सरेज के बारे में यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है? हो गया आपका? ऑप्शन बी क्या आएगा इसका राइट? दीज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक्सरेज डिफ्लेक्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से। ऑलराइट। एक्सरेज की बात करें तो ये डिफ्लेक्ट किए जाते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से। नहीं, ये नॉट करेक्ट है। मैंने क्या बोला था? ये नॉट करेक्ट है, इज नॉट करेक्ट। एक्सरेज आर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड इन सर्जरी, रेडियोथेरेपी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इट अच्छा सॉरी, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मिटा हुआ नजर आया था। इट आयोनाइज गैस थ्रो द पासेस। एक्सरेज वेयर डिस्कवर्ड इन 1985। याद रखना, विलियम कॉनरॉड रॉन्टिजन, रॉन्टिजन एक्सरे डिस्कवर किए थे 1895 में, और स्पीड ऑफ एक्सरे इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ डिटेल याद रखना एक्सरेज के बारे में। बायोपा इज ए ट्रेडिशनल हेड गियर ऑफ ट्राइब बिलोंगिंग टू बायोपा, तो ये एक ट्रेडिशनल हेड गियर है, तो बताओ किस ट्राइब की है ये? अरुणाचल ट्राइब में है। अरुणाचल का एक ट्राइब है, उसकी ये क्या है? रिलीजियस या बोलो ट्रेडिशनल एक है, ठीक है। देख लेते हैं थोड़ा सा। बायोपा इज ए ट्रेडिशनल हेड गियर ऑफ ट्राइब बिलोंगिंग टू अरुणाचल प्रदेश। इट इज ए फेमस हेड गियर ऑफ नसीहिस ट्राइब। द नसीहिस आर द मोस्ट पॉपुलस ट्राइब and inhabited the major part of the अरुणाचल प्रदेश। याद रखना है, ये इसी के रिलेटेड ये है, नसीहिस जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। Who is the author of the book गांधी? बुक है जिसका नाम गांधी है, तो आप बताएंगे उसका ऑथर कौन है? बुक्स पे भी क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए मैंने लाया।
इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आप बोलोगे ऑप्शन ए ये नहीं आएगा, बल्कि ऑप्शन ए आएगा रामचंद्र गाहू। मैंने क्वेश्चन नीचे ऊपर कर दिए थे। रामचंद्र गाहू क्या आ जाएगा? ऑथर आएंगे बुक गांधी के। Ramchandra Gahu is the author of the book Gandhi. The book is about the life of Mahatma Gandhi, the father of the nation, and the national movement non-violence, जो उनका सत्याग्रह का जो एक वेपन था उसके बारे में है। The book was originally published in 2018 में पब्लिश की गई थी। Ramchandra Guha is an Indian historian awarded with Satya Academy Award for India after Gandhi 2011 में। क्वेश्चन पढ़ लेते। The internet service that provide a multimedia interface to available resources is called। जल्दी से बताएं उस सर्विस का हम क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है? देखो, हम कुछ भी इंटरनेट पे एक्सेस करते हैं, हमें मल्टीमीडिया कोई भी फाइल, हमें फोटो चाहिए, हमें वीडियो चाहिए, हमें ऑडियो चाहिए, कुछ भी जब हम सर्च करते हैं ना तो हमें मिलता है वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए। ठीक है ना, जो आपका पेज होता है वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए आपको वो सब मिलता है। ठीक है, W3 भी इसको कभी कभी कहते हैं। और ये पब्लिक वेबसाइट आपको जो भी मिलेंगे वो इसी में लिखी जाती है। देखो, ये बनाया जाता है, याद रखना है, ये बनाया जाता है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, या CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है ना, इसका इस्तेमाल करके ये वेब पेजेस बनाए जाते हैं, वेबसाइट बनाई जाती है और फिर पूरी वर्ल्ड इसको एक्सेस करती है। कंप्यूटर से रिलेटेड है। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC? किसने इसको डिजाइन किया था? अब यकीन मानो, मैं 2 दिन पहले एक मॉक टेस्ट दे रहा था तो वहां पे सेम क्वेश्चन आया था, तो मुझे इतना पसंद है तो मैंने कहा चलो ले आते हैं। 38 का आंसर बताएं। याद रखना इसका ऑप्शन है C. प्रस्पर एकर्ट एंड जॉन W. माउचले। इसका क्या है? राइट आंसर आ जाएगा। ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ENIAC की फुल फॉर्म में पूछी जा सकती है तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। जॉन मचले एंड J. प्रस्पर एकर्ट built the machine at the University of Pennsylvania at behest of US military। रिक्वेस्ट था ये, जो भी है। Which of the following of the TCP/IP protocol is used for transmitting from files from machine to another language? तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है फाइल ट्रांसफर करने के लिए एक मशीन से दूसरी मशीन में? तो सिंपल जो यूज किया जाता है वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये होता है SMS के लिए एंड अदर होते हैं बाकी चीजों के लिए। क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नोन एज। जो कंप्यूटर का मॉनिटर है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है VDU के नाम से। कंप्यूटर मॉनिटर किस नाम से जाना जाता है? VDU के नाम से। ए कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस दैट यूजेस ए कैथोड रेज ट्यूब और अदर टेक्नोलॉजी टू प्रेजेंट विजुअल इमेजेस। Which one of these stores more data than DVD? तो यहां पे ऐसी कौन सी चीज है जो DVD से ज्यादा डेटा स्टोर करती है? बिलियोरे डिस्क जो है वो मोर डेटा स्टोर करती है एज कंपेयर टू DVD। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में लाइए। द लार्जेस्ट DVD अवेलेबल स्टोर डेटा 4.7 GB डेटा क्या करता है? सिंगल लेयर डिस्क यूज करता है। और 8.5 GB डेटा डबल लेयर डिस्क यूज करता है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें बिलियोरे से तो ये करता है 25 GB डेटा स्टोर करता है। हार्ड डिस्क है तो बहुत ज्यादा करता है, बट यहाँ पे कंपैरिजन था किसका? DVD का और किसका? ये था बिलियोरे। और याद रखना, ये सिंगल लेयर, अगर डबल लेयर की बात करें तो ये 50 GB तक डेटा डाउनलोड स्टोर कर सकता है। फूड आइटम परचेज बाय ये प्रोडक्शन यूनिट आर। जो प्रोडक्शन यूनिट से फूड आइटम परचेज किए जाते हैं क्या कहते हैं उनको? उनको कहते हैं हम सिंगल यूज कैपिटल गुड। ऑल क्लियर? अच्छी तरह से 48 को देख लेते हैं। SJSRY स्टैंड फॉर। SJSRY एब्रीविएशन है तो बताएं किसके लिए स्टैंड करता है? इसका मतलब है सवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। सवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना,
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक स्कीम है, इंडिया ने सेंट्रली स्पॉन्स स्कीम है जो लॉन्च की गई थी कब 1 दिसंबर 1997 में। इस स्कीम का क्या कहता था, प्रोवाइड करना था गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ और अंडर एम्प्लॉयड पोर थ्रू एनकरेजिंग एंड सेटिंग अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स और टू प्रोवाइड वेजेस एम्प्लॉयमेंट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़े, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये क्वेश्चन, आप बताएं हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन ए गिवन फिगर। ये जो फिगर है इसमें कितनी ट्रायंगल दी गई है, ठीक है। फिगर ड्रा कर लेता हूं मैं पहले, देखो फिगर को मैं किस तरह ब्रेक करता हूं। हमारे पास ये आ गई फिगर, बीच में कितनी लाइनें, 3 है, 1 2 3, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसमें अगर हम देखें तो इनको ऐड कर दो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो यहाँ पे कितनी आ गई, 10 आ गई। तो सिमिलरली नीचे भी काफी होंगी, नीचे भी होंगी 10 होंगी, तो मतलब यहां से 20 होगी, ठीक है। 10 ऊपर से 10 नीचे से 20 होगी। बट और देख लेते हैं अब इनकी कॉम्बिनेशन से कितनी ट्रायंगल बन रही है, उसको भी हम फोकस करेंगे। ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, एक ये और एक ये वाली ट्रायंगल, 20 और 20 प्लस 2 22 हो गई। अब एक और चीज देखते हैं, क्या, ये वाली छोटी वाली देखो, ये यहां से यहां तक 23 हो गई और ये यहां से यहां तक ये हो गई 24। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ये जो गिवन फिगर है उसमें 24 ट्रायंगल्स हैं। एक और मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। सपोज अगर आपके पास एक ट्रायंगल आ जाती है और बोला जाता है कि इसके बीच में कितनी ट्रायंगल्स है, तो आप क्या करेंगे, याद रखना, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और इनको ऐड कर दोगे, 1 + 2 3, 3 + 3 6। सिमिलरली इसे बढ़ा जाता है तो आप क्या करोगे, देखो मैं रीजनिंग के लिए मस्त सी क्लास लाऊंगा, अगर आप चाहते हो जल्दी आ जाए तो आप कमेंट में जरूर लिखो। 1 2 3 4, यहाँ पे कितनी ट्रायंगल आ जाएंगे जल्दी से बताओ, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, यहाँ पे 10 आ गए। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो आप जरूर इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, हैव ए नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।